बेटा हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपने सबसे पहले अपने क्लास 11th में पढ़ा था बेटे, याद है आपको? एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता था, एक स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ करता था। चलिए, जो 12th में आपने पढ़ा बेटा वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपको आपके सीए फाउंडेशन में देखने को मिलेंगे, और कुछ एक मेथड ऐसे भी होंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ रखे हैं। तो शुरू करें अपन लोग। सबसे पहले बताइए, मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन का? इफ यू नो द मीनिंग ऑफ, हाँ जी, फिर से बोलो एक बार। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, यूजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐसा बोल सकते हैं। कंजम्पशन की बजाय क्या बोल सकते हैं? यूजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन लैंड को भी हम यूज करते हैं, बट लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड की वैल्यू क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। और कोशिश कीजिए, जो भी आता है, गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। करेक्ट, अब की बार सही बोले। अगर आपने असेट की वैल्यू डिक्रीज होते देख रहे हैं ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर या ड्यू टू यूजेस ऑफ द एसेट, तो उस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट को क्या नाम देंगे बेटा? डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम लिखो सबसे पहले, डेप्रिसिएशन। करेक्ट, बिल्कुल सही बोले आप लोगों ने भी। यश ने भी सही आंसर दिया है और रिधि ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो लिखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम डेप्रिसिएशन, और उसमें लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग लिखो। नॉर्मली, नॉर्मली डेप्रिसिएशन, नॉर्मली डेप्रिसिएशन refers to the depreciation refers to the redu reduction in the value of the asset. Normally depreciation refers to the reduction in the value of the asset due to due to normal wear and tear, due to normal wear and tear, wear wear and tear tear। बेटा वैसे तो वेयर का मतलब होता है पहनना और टेयर का मतलब होता है फटना। आप किसी भी कपड़े को डेली बेसिस पे पहने, उसे धोएं, उसे फिर पहने, फिर उसे धोएं, फिर उसे पहने, तो उसके जो 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 असेट है, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी और वो फट जाएगी, तो उसका वैल्यू एकदम खत्म हो चुका होगा। तो अपन ने बोला कि डेप्रिसिएशन का मतलब नॉर्मली कैसे रेफर किया जाता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। फुल स्टॉप करके आगे लिखो। इन अदर वर्ड्स, due to regular use of an asset, due to regular use of an asset, the working efficiency, the working efficiency and the production capacity, and the production capacity of the asset, of the asset decreases, of the asset decreases. When such decrement, when such decrement is measured, when such decrement is measured in terms of money, when such decrement is measured in terms of money, we find
डेप्रीशिएशन। फुल स्टॉप। बेटा इसमें मैंने आपको ये लिखवाया कि अगर हम किसी भी असेट को कंटिन्यूअसली काम में लेते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और वर्किंग एफिशिएंसी या वर्किंग या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। और जस्ट उस रिडक्शन का जब मेजरमेंट हम इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे कि वो कितने रुपए का फॉल आया, वो वैल्यू जो अपने को डिटरमाइन होगी उस टर्म को अपन क्या नाम देंगे, डेप्रिशिएशन। तो नॉर्मली बोला जाता है कि असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाना इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। क्यों रिड्यूस हो जाना? क्योंकि असेट को अब लगातार क्या लेते रहते हैं, काम में लेते रहते हैं। ये तो थी आपकी और मेरी बात, लेकिन जो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो अपने को एग्जाम में लिख के आनी है। अगर पूछता है तो एक लाइन छोड़कर लिखो, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ध्यान से लिखना बेटा, अ डेप्रीशिएशन, अ डेप्रीशिएशन is a process, a depreciation is a process of allocation of cost of asset allocation of cost of asset over its useful life, over its useful life। दोबारा बोल रहा हूं, देख ले बेटा कोई कमी रह गई हो तो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, a depreciation is a process of allocation of cost of asset over its useful life। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मैंने अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन परचेस की है 1 लाख रुपए की। आई बॉट द मशीन फॉर ₹1 लाख। मैंने वेंडर से पूछा, सेलर से पूछा कि ये मशीन मुझे कितने साल तक सर्विसेज दे सकती है। तो उसने कहा कि जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, इस पैटर्न से अगर आप एसेट को कंटिन्यूअस काम में लेंगे तो हमें लगता है कि ये एसेट आपको अपनी 10 साल की सर्विसेज दे सकती है। मैंने कहा ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई पेड ₹1 लाख। मैं अपने घर आ गया। बेटा मैंने अपनी बुक्स में मशीन खरीदने की एंट्री पास कर दी होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गई बेटा? मैंने कहा कि जैसे मैं रेंट पे करता हूं तो एंट्री होती है रेंट टू बैंक। मैंने कहा जैसे मैं सैलरी पे करता हूं तो एंट्री होती है सैलरी टू बैंक। तो रेंट को मैं डेबिट कर देता हूं पी एंडल में, और सैलरी को मैं डेबिट कर देता हूं पी एंडल में। पी एंडल टू रेंट, पी एंडल टू सैलरी। ये मशीन भी तो मेरा खर्चा ही है। मैंने साल के एंड में क्या किया, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 लाख करके इस मशीन के अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया। बताइए मैंने गलत किया या सही किया? कुछ तो बोलो। गलती कर दी क्या? गलती करी कि नहीं करी मुझे बता। मैं गलती पे हूं या करेक्ट किया है मैंने? गलती पर हूं। क्या गलती करी मैंने? हाँ जी? नहीं, एक बार डेप्रेशन को भूल जाते हैं। क्या गलती करी? डेप्रेशन को भूलो, दूसरी गलती बताओ मेरी। करेक्ट। सर अभी तो आप कह रहे थे कि एसेट आपने कितने साल काम में लेनी है, तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट क्या एक ही साल मिलेगा? कितने साल मिलेगा? तो आपने सारे सारे 10 लाख 10 साल का बर्डन बेचारे एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डाल दिया कि नहीं डाल दिया? गलती हुई ना आपकी। आप इस असेट का बेनिफिट जो है वो कितने साल लेने वाले हो? 10 साल। तो आपको डिवाइड कितना करना चाहिए? 10। आपका पर एनम जो डेप्रीशिएशन का या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बर्डन आना चाहिए वो 1 लाख का नहीं आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 लाख। तो आपको गलती क्या करी, आपने पीएनएल में 1 लाख रुपए की बजाय डालना कितना चाहिए था? 10,000। पर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे कि यार तुमने एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख किया है और तुमने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 किया है, यार ये 10,000 क्यों? 1 लाख ही कर देते। तो आप ये समझाएंगे कि यार असेट 1 लाख रुपए की थी और मैं 10 साल काम में लूंगा, तो मैं इस साल बेनिफिट केवल कितना ले सका हूं? 10,000। इसीलिए मैंने पीएनएल को क्या किया है? 10,000 से डेबिट किया। तो फिर आपको ये सजेशन दिया जाएगा, फिर एक काम कीजिए,
इस 10,000 को एक नाम दीजिए एंड दैट नेम विल बी कॉल्ड डेप्रीशिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, फिर मैं एक एंट्री पास कर लेता हूं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बात समझ में आई बेटा? तो मेरी बुक्स में जो एंट्री हुई होगी वो क्या हो गई होगी, बोलिए फटाफट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपीस से? 1 लाख रुपए से। फिर एंट्री क्या हुई होगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिर मैं साल के एंड में क्या लिख लूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। बात समझ में आ गई? मशीन का डेबिट बैलेंस कितना था, क्रेडिट कितना किया, तो अभी असेट का कितने रुपए का बेनिफिट मुझे और लेना बाकी है, 90,000। तो ये मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने ये 10,000 कैसे निकाले, जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई अभी आखिरी में, उसको पढ़िए जरा, बोल के पढ़िए। Companies Act, depreciation is a process of allocation of cost of asset over its useful life। देखो आपकी cost of asset कितने की है, आप कितने साल से इस asset को काम में लेंगे, तो आपने asset की जो cost है उसको allocate कर दिया है over the useful life of the asset। allocation का मतलब होता है जो भी आपने खर्चा किया है उसे आप क्या कर दें, asset के लाइफ पर डिवाइड कर दें, allocate कर दें, तो आपको पर एनम जो वैल्यू डिटरमाइन होगा, वॉट एवर द वैल्यू यू विल डिटरमाइन, दैट विल बी कॉल्ड डेप्रीशिएशन। मेरी बात समझ में आ गई? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, रीजंस, रीजंस ऑफ रिडक्शन, रीजंस ऑफ रिडक्शन in the value of the asset, reasons of reduction in the value of the asset। सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर। नंबर 2, due to passage of time, due to passage, PASSAGE, due to passage of time। Number 3, due to obsolescence, due to obsolescence, स्पेलिंग बोल देता हूं, OBSOLESCENCE, दोबारा बोल रहा हूं, OBSOLESCENCE, due to obsolescence। And number 4, due to fall in market price, due to fall in market price। ठीक है बेटा? देखो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। आप सभी लोगों के पास एक मोबाइल फोन है, सबने नया नया खरीदा होगा। जब नया नया मोबाइल खरीदते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, तो मोबाइल फोन पे जो स्क्रीन होती है वो एकदम क्लीन दिखाई देती है ना, ऐसा लगता है खुद की शक्ल देख लें, एकदम क्लीन दिखती है ना, कोई स्क्रैच होता है क्या? महीने भर बाद या 2 महीने 3 महीने बाद देखिएगा अनवांटेड स्क्रैचेस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो वो स्क्रैचेस आपने जानबूझ के किए थे क्या? ऐसा तो नहीं कि यार मोबाइल पुराना नहीं हो रहा है, खुद ही स्क्रैच कर दिए ताकि पुराना लगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो स्क्रैचेस कहाँ से आए, तुमने अपनी मर्जी से किया कि अपने आप आ गए? अपने आप आ गए। क्यों आ गए अपने आप? क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो उसका वैल्यू क्या, जो नए असेट का वैल्यू था, महीना 1.5 महीने बाद यूज करने के बाद आप उस मोबाइल को आप दूसरे दोस्त को बेचने जाओ या किसी और आदमी को बेचने जाओ, क्या आपको पूरे दाम मिलेंगे जिस दाम में आपने खरीदा था? वो फ्रेंड आपका क्या बोलेगा, ये तो क्या हो गया है, पुराना हो गया, देख इसके ऊपर क्या आ गए हैं, स्क्रैचेस। बोले यार मैंने जानबूझ के नहीं किए। तो बोले तो क्या हुआ, मेरे लिए तो नॉर्मल वियर एंड टियर होने के कारण ये मोबाइल फोन पुराना हो गया कि नहीं हो गया? अगर तू सीरियसली बेचना चाहता है तो तेरे को इसके दाम क्या करने पड़ेंगे, कम। तो असेट का वैल्यू कम होने का पहला कारण क्या बोला अपन ने, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नंबर सेकंड देखिए, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रुद्र ने एक मोटर बाइक खरीदी है 2 लाख रुपए की। जिस दिन खरीदी उस दिन शाम को इसे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा किसी कारण से, और ये 1 साल बाद लौट कर आया।
अब इसका मूड जो है वो बाइक चलाने का नहीं है. नाउ ही वांट्स टू बाय अ कार. वो क्या खरीदना चाहता है? कार. और कार खरीद भी ली. बट ये मोबाइल, आई एम सॉरी, जो बाइक इसके पास पड़ी है वो इसे किसी काम की नहीं है. सो ही डिसाइडेड टू सेल द बाइक. इसने अपने दोस्त किसको फोन किया? मोहित को. बोले मोहित, मैंने जो बाइक खरीदी थी याद है 2 लाख में? बोले हाँ. बोले मैं बेचने को रेडी हूँ, आजा शाम को. बोले तेरे को खरीदना है? बोले हाँ मुझे खरीदना है. बोले ठीक है शाम को मिलते हैं. हाँ भाई मोहित, क्या इसने बाइक को चलाया है क्या? नहीं चलाया ना. बाइक इसने कितने में खरीदी थी? दे दे 2 लाख रुपए. देगा कि नहीं देगा? अरे मोहित बोल रहा है दे दूंगा मैं. रोज तो तेरी बल्ले बल्ले हो गई. हाँ भाई मोहित, देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बता फटाफट बता, कारण बता. पुरानी हो गई. इसने ये बाइक कितने साल बाद बेचने का काम किया है. चाहे इसने बाइक को चलाया और ना है नहीं चला, ये क्या बोलेगा? अगर तुझे 2 लाख रुपए दूंगा और यही बाइक लूंगा तो तुझसे क्यों लूंगा? शोरूम में जाके ब्रांड न्यू निकलवा के लाऊंगा कि नहीं निकलवाऊंगा? क्योंकि तेरी असेट का लाइफ 10 साल का था. और 1 साल बाद तू भले ही मुझे बिना चलाए दे रहा है, लेकिन असेट का लाइफ 1 साल पास ऑन हो गया कि नहीं हो गया? मैं तुझे पूरे पूरे पैसा देने वाला नहीं हूं, क्योंकि असेट 1 साल क्या हो गई है? पुरानी हो गई है. तुझे इसका वैल्यू अगर कम करना है तो कर दे, तो ही मैं तुझसे खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा. मेरे बात समझ में आ गई क्या? सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है अपन ने, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम. अंडरस्टूड ना? नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू ऑब्सोलेंस. बेटा मोबाइल फोन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? आउट ऑफ फैशन. आउट ऑफ फैशन का मतलब ये, मान लीजिए आपके पास कोई पुराना मोबाइल है और अब मार्केट में कोई नया मोबाइल लॉन्च हो गया. दिक्कत यह है कि जो फोन आपने खरीदा है उसी कीमत में एक नया मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च हुआ है विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद सम न्यू फीचर्स. आप उस पुराने मोबाइल को उसी रेट पे बेच पाओगे क्या जिस रेट पे नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है? क्यों? क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाला है. अगर कोई पर्सन आपको उतने ही दाम देगा तो नई टेक्नोलॉजी नए फीचर वाला प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो भले ही आपके पास मोबाइल फोन अनयूज्ड क्यों ना हो, उस पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से पुराना हो चुका है तो आपको उसकी कीमत क्या करनी पड़ेगी बेटे? कम करनी ही पड़ेगी. दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. ऑब्सोलेंस मतलब होता है आउट ऑफ फैशन. टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट हो जाने से ओल्डर टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? मार्केट से बाहर हो जाती है. अभी बताइए ना, दिवाली के आसपास अमेजोन सेल, फ्लिपकार्ट सेल चलता है कि नहीं चलता है? आईफोन जब भी नया, एप्पल अपना जब भी नया आईफोन लॉन्च करता है तो लॉन्च करने के शुरू के 2 महीने पहले ही पुराने जो मोबाइल फोन, जो मॉडल्स उनके चल रहे हैं, उनका रेट धीरे धीरे डिस्काउंट करना शुरू कर देता है ना, कि उसको पता है कि जिस रेट में वो नया मोबाइल फोन लॉन्च करेगा उस रेट में अगर उसे बेचना है तो उसे ओल्ड मॉडल की वैल्यू को रिड्यूस करके सबसे पहले बिकवाना जरूरी होगा कि नहीं होगा? वरना वो तो बिकेंगे नहीं और नए वो फोन आधे बिक जाएंगे तो उसको लॉस होगा कि नहीं होगा? नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई. गवर्नमेंट की पॉलिसी ये आई कि जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं वो आज के 4 साल बाद नहीं चल सकते. आज के 4 साल बाद नहीं चलेंगे. तो आपने मान लीजिए कोई नया डीजल व्हीकल खरीदा ही था, उसकी लाइफ भले ही कितने साल की थी? 10 साल की. लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसीजन क्या दिया कि आज से कितने साल बाद नहीं चलेंगे. तो आपके लिए एसेट की लाइफ जो 10 साल की हुआ करती थी वो केवल कितने की रह गई? जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन है और आपने एक ट्रक परचेस किया है और वो ट्रक 10 लाख का था. आपने सोचा कि एसेट का लाइफ कितने साल का है? 10. आप पर एनम डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे? आप अपनी एसेट की वैल्यू को कितनी रिड्यूस कर रहे थे हर साल? लेकिन पॉलिसी डिसीजन ये आया कि ये एसेट अब कितने साल नहीं चल सकती? 10 साल नहीं, केवल कितने साल चलेगी? 4 साल. डिवाइड किससे करेंगे? 4. आपका पर एनम डेप्रिसिएशन 2,50,000 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हर साल कितनी करनी थी? 1 लाख. वो आपको कितना करना पड़ेगा? 2,50,000. क्योंकि एसेट की वैल्यू इसलिए डिक्रीज करनी है क्योंकि मार्केट में क्या आ गया है? एसेट की वैल्यू में फॉल. बात समझ में आ गई बेटा? कितने रीजन बताए आपको मैंने? 4. पहला बोलिए फटाफट, देख के बोल सकते हो. ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर. नंबर 2, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम. थर्ड, नई टेक्नोलॉजी बाजार में आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, उसका दाम अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्लैश. नंबर 4,
गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी डिसीजन हुआ हो जिससे मार्केट में एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो बेटे, रिड्यूस। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। बेटा आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्या आपके व्यू है इस बात को लेकर कि क्यों आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, क्यों हम सीए फाउंडेशन में दोबारा ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्या पर्पस है डेप्रिशिएट करने का एसेट की वैल्यू को? वेरी गुड। बोला सर अगर आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो जो एसेट का रिड्यूस होने से जो लॉस आ रहा है, बस ध्यान रखना कि डेप्रिशिएशन लॉस नहीं है, डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस को आपको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड। अच्छा डेप्रिशिएशन के खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट, पहला ऑब्जेक्टिव ये समझ में आया कि सर अगर अपन डेप्रिशिएशन नाम के एक्सपेंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जब बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम करेक्टली रिकॉर्ड नहीं होगी तो जो साल के एंड में हम ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करना चाहते हैं वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा बोलिए। दूसरा भी है? हाँ है दूसरा, बताओ। चलो मैं लिखवाता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखिए नंबर 1। ठीक है बेटा, नंबर 1 लिखिए, टू प्रोवाइड द फंड्स, टू प्रोवाइड द फंड्स for the replacement of the asset, to provide the funds for the replacement of the asset। क्या लिखा अपन ने? टू प्रोवाइड द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। और तुमको कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है अपन ने? नंबर 2 लिखो, टू असरटेन, टू असरटेन the actual cost of production, to ascertain the actual cost of production। क्या लिखे आप? टू ascertain the actual cost of production। ये भी नहीं समझना है वो कैसे होता है। नंबर 3, टू ascertain correct profit or loss, to ascertain correct profit or loss। लिख लिया? एंड नंबर 4, to present, to present true, 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 true and fair, true and fair financial position of the business, true and fair financial position of the business। आई बिलीव आपको आखिरी के दो पॉइंट है वो तो शायद थोड़े बहुत समझ में आते होंगे। शुरू के दो वालों में आपको समस्या है। पहला फर्स्ट पॉइंट बोलिए क्या लिखा है? टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। अब थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे बेटा। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी पुरानी चीज को नई चीज से क्या कर देना, रिप्लेस। ठीक है बेटा, एक इंडस्ट्री ने एक 10 लाख रुपए की एसेट को परचेज किया है जिसकी यूजफुल लाइफ कितने साल की है, 10 साल। यानी ये इंडस्ट्री जैसे ही एसेट को 10 साल पूरे काम में ले लेगी, ये एसेट की जो वर्किंग एफिशिएंसी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम जीरो हो जाएगी बेटे। एक इंडस्ट्री क्या 10 साल बाद अपने बिजनेस को बंद कर देगी ये कहकर कि इसकी तो मशीनें क्या हो गई है, पुरानी हो गई है? तो लोग उसे क्या कहेंगे, अरे पुरानी हो गई तो उसको फेंक दो, क्या लेकर आ जाओ? नहीं, तो नई लाने के लिए क्या चाहिएगा, पैसा। आपको कितने साल बाद पैसे चाहिएंगे? 10 साल बाद। कितने चाहिएंगे? एटलीस्ट 10 लाख तो चाहिएगा ना। हो सकता है कम या ज्यादा हुआ, आज अपन नहीं बोल सकते।
तो क्यों ना हम लोग हर साल लगने वाला डेप्रीशिएशन जो 1 लाख रुपए का है, उसे 1 1 लाख रुपए हमारे बिजनेस में से निकाल कर एक बॉक्स में डाल दिए जाए। बॉक्स मतलब एक इकट्ठा कर लिया जाए कि ये इस साल के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाला, अगले साल के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाला, तीसरे साल के प्रॉफिट में से 1 लाख निकाला, चौथे साल, पांचवें साल, छठे, सातवें, आठवें, नवे और 10वें साल में कितने प्रॉफिट आपके पास इकट्ठे हो चुके होंगे? 10 लाख एटलीस्ट इकट्ठे हो गए होंगे कि नहीं होंगे? ये 10 लाख रुपीज आपको 10 साल बाद पुरानी एसेट को न्यू एसेट से रिप्लेस करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए, आपने ये 1 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं किए होते। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज माई मंथली इनकम इज 50,000, आई अर्न 50,000 पर मंथ। सपोज बेटा मैं सारे के सारे 50,000 रुपए में से मेरे कुछ खर्चे होते हैं महीने के कितने रुपए? 20,000। तो मेरे पास कितना पैसा बचता है? 30। बताइए 30,000 मुझे पार्टी में स्पेंड कर देने चाहिए या मुझे सेविंग रखनी चाहिए? क्यों रखनी चाहिए सेविंग? आपका कोई लुकआउट होगा कि सेविंग क्यों रखनी चाहिए? कल को पैसों की अचानक से जरूरत पड़ जाए तो आपको दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप अपने ही पैसों को काम में लेकर अपना काम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो आप समझिए ना कि आपने हर साल अगर लाख लाख रुपए की क्या कर रखी होगी? सेविंग्स। तो जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे आपके पास एटलीस्ट 10 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो चुका होगा। अब जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद जो एसेट आप खरीदना चाहते हो वो एसेट 10 लाख में ही आएगी। अरे कम में आ रही है तो शॉपकीपर को क्या बोलेंगे कि तू भले ही 9 लाख में देने को तैयार है लेकिन हमने तो सेविंग कितनी कर रखी है? 10 लाख। हम तो ये एसेट 10 लाख में खरीदेंगे। ऐसे थोड़ी बोलोगे आप लोग। इसका उल्टा कर लो। वेंडर कहता है कि ये एसेट तो 12 लाख रुपए की है, तो आप ऐसा बोलोगे कि यार हमने तो 10 लाख इकट्ठे किए थे, तो ये हमको 10 लाख में दे। ऐसा थोड़ी होएगा। आपके पास कम से कम फंड इकट्ठा है कि नहीं है? उसमें कम ज्यादा है तो एडजस्टमेंट बिठाकर एटलीस्ट पुरानी को नई से रिप्लेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सोचिए, आपने डिप्रेशन ही नहीं लगा रखा, काहे का पैसा इकट्ठा कर पाओगे? इसलिए सबसे पहला पर्पस क्या है? पुरानी एसेट को नई एसेट से रिप्लेस करने पर जो फंड चाहिए होगा, हम पास्ट ईयर में जितना डिप्रेशन लगा रहे थे उतना उतना सेविंग्स करते चले जाएंगे, तो पुरानी एसेट नई एसेट से रिप्लेस करने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नंबर सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, उसका पूछ रहा हूँ। पूछूं, आंसर दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप लोग? एक पेंडल अकाउंट बनाया था। फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, गलत होगा तो मैं ठीक करूंगा, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डायरेक्ट। क्या वो सुनने को मिला मुझे? डायरेक्ट। ओके। और पी एंडल में कौन से आते हैं? इनडायरेक्ट। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही बोले कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? डायरेक्ट। पी एंडल में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट। 100% क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो बोलना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। जो बोलना चाहता है रेज योर हैंड, मैं उसी को मौका दूंगा बोलने का। मोहित बोलेगा, बोलो मोहित। पहला इसने बोला, सर जो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। मोहित तेरा आंसर फाइनल है? और किसी को बोलना है? या मोहित के आंसर से जो एग्री करते हैं प्लीज रेज योर हैंड, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। जो मोहित के आंसर से एग्री करते हैं कि हाँ सर, जो भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? डायरेक्ट। अंडरस्टूड? और जिसका रिलेशन किससे नहीं है वो सब क्या होते हैं? अंडरस्टूड ना? इसीलिए शायद आप मजदूरों को दी गई वेजेस ट्रेडिंग में डालते हो और ऑफिस में काम कर रहे वर्कर्स को दी गई सैलरी पी एंड एल में डालते हो। यही मतलब है ना? अब आपकी ही बातों के जाल में मैं आपको फंसा दूंगा। अभी आपने बोला कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग में, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के काम में आते हैं। अंडरस्टूड ना? ये मशीन जो फैक्ट्री में आपने काम में लगा रखी है, ये मशीन ऑफिस में काम आ रही है या फैक्ट्री में काम आ रही है? मशीन पे जाके बैठते हो या मशीन को काम में लेते हो? किसके काम में ले? कॉफी बनाने के काम में लेते हो? प्रोडक्शन के काम में लेते हो? तो प्रोडक्शन के काम में लेते लेते इस एसेट की वैल्यू पे आप क्या चार्ज करोगे? तो ये डेप्रिसिएशन बताओ, आपने आज तक कहां पढ़ा हुआ है? फंस गए ना आप लोग? फंसे कि नहीं फंसे? अरे व्हाई डोंट यू टॉक यार, बात तो किया करो मेरे से। फंस गए ना आप लोग? अब तक तो आप कहां पढ़ते आए हो डेप्रिसिएशन? और अभी अभी आपने, मोहित नहीं बोला तो, और आप सबने एग्री भी किया था कि सर डेप्रेशन तो जाता है पी एंडल में, लेकिन आपने बोला था कि जो एक्सपेंसेस इसका रिलेशन किससे होता है?
प्रोडक्शन से वो कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में। तो ये तो नाटक हो गया। साला आज तक हम गलत पढ़ते आए हैं क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन आज आपके पास सही जवाब नहीं है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अब ध्यान से सुनिए। इंडस्ट्री दो तरह की होती है बेटा। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बनी बनाई गुड्स खरीदती है और उन्हें फर्दर बेच देती है, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? खरीदना, बेचना। फिर बोलेंगे खरीदना, बेचना। ये तो कौन हो गया? ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन सोचिए, मोबाइल फोन आपने मोबाइल फोन जो है वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग से खरीदा है या किसी डीलर से खरीदा है? जैसे मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, जैसे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, जैसे मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है, तो मैं साउथ कोरिया गया हूँ, कैलिफोर्निया गया हूँ, चाइना गया हूँ खरीदने के लिए। मैं तो जयपुर में मेरी लोकेलिटी में जो इन मोबाइल को बेचने का बिजनेस करता है उस डीलर के पास गया हूँ ना। अरे डीलर से आपने खरीदा है, लेकिन किसी ना किसी ने तो मोबाइल फोन बनाया था कि नहीं बनाया था? वो था मैन्युफैक्चरर। वो कौन था बेटा? तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस अपनी एसेट को काम में लेते हैं और उनके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन उनके लिए एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इस पेन को बनाने में 100 रुपए का प्लास्टिक लगा, जिसे मैं बोल सकता हूँ मटेरियल। क्या बोल देता हूँ? मटेरियल। इस पेन को बनाने के लिए मैंने मजदूरों को 20 रुपए की क्या दी बेटा? वेजेस, जिसे मैं लेबर बोल सकता हूँ। बट डोंट यू थिंक कि इस पेन को बनाने के लिए जो मशीन काम में आई होगी उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन भी इसी की कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोचिए, अगर आप उसका डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे तो जिस असेट को आप बनाना चाहते हैं, जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्या आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन कर पाओगे क्या? पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ो ना क्या लिखा, सेकंड पढ़ो ना क्या लिखा है। टू असरटेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? देखो, ये एक चैप्टर है बेटा आपके कोर्स में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा बेटे। कैन यू सी द चैप्टर नंबर 7? चैप्टर नंबर 7 कितनी यूनिट है इसकी? फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नीचे पढ़ो। जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो डेप्रिसिएशन आपको पी एंड एल में दिखाई देगा, लेकिन जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट एक्सपेंस माना हुआ दिखाई देगा, और एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर दिखाई देगा। यानी कि इंडस्ट्री दो तरह की है, जो गुड्स खरीद कर बेचती है उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स बनाकर बेचती है उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो जिस चीज का प्रोडक्शन करने वाले हो उसकी सही कॉस्ट आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या लगाना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन को कॉस्ट का ही पार्ट नहीं मानोगे या डिप्रेशन को एक्सपेंस ही नहीं मानोगे, तो जिस साल का आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया होगा उस साल का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डेफिनेटली गलत आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। इसलिए अपने को क्या चार्ज करना चाहिए? डेप्रिसिएशन। और चौथा पॉइंट बोलिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता चला कि सर ने एक कार खरीदी है, कितने रुपए की? 10 लाख। कब खरीदी? 1 जनवरी 2020। सर अपनी बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2020 को। सर ने 12 महीने कार काम में ली होगी। सर ने जब कार खरीदने की एंट्री की होगी तो क्या की होगी? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख किया होगा। आज सर अपनी बैलेंस शीट में उसी कार को कितने पर दिखा रहे हैं? 10 लाख। क्या आपको मेरी बैलेंस शीट सही लग रही है क्या? क्या बोलेंगे आप? सर आज के 12 महीने पहले भी कितने की थी? क्या आपने सेट को काम में लिया? मैंने कहा जी बहुत काम में लिया। तो बोले फिर ये ऐसे 10 लाख के कैसे है? बेच के दिखाओ देखे 10 लाख में। मैंने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। बोले मत बेचो लेकिन बेच के दिखाओ 10 लाख में। बोले मुझे बेचना ही नहीं है। तो बोले फिर भी आपके एसेट की वैल्यू 10 लाख नहीं है। आपकी बैलेंस शीट को देखकर कोई डिसीजन लेगा तो सोचेगा कि नई नई कार है 10 लाख में, जबकि कार नई नहीं है, ये तो 1 साल पुरानी हो गई कि नहीं हो गई। अगर आपने इसे 10 लाख में दिखा दिया तो अपने बिजनेस की सही वैल्यू शो नहीं कर रहे हो।
तो मैंने कहा सो व्हाट शुड आई डू, बोले क्या चार्ज करो, डेप्रीशिएशन। कितने साल चलाओगे, मैंने कहा 10 साल। तो 10 लाख डिवाइड बाई 10 साल, एक साल का वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख। आप असेट की वैल्यू कितने से कम करो, 1 लाख से। आपकी बैलेंस शीट में आपको कार कितने की दिखानी चाहिए, 9 लाख। अब आप लोग और बाकी के सब लोग मेरी बैलेंस शीट पर फेथ करेंगे कि नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है अपन ने, to present the true and fair financial position of the business। बेटे बात समझ में आ गई, जो पे पढ़ा समझ में आया। अब हम एक लाइन छोड़कर प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन लिखो। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे आप शॉर्ट में क्या पढ़ते आए हैं, SLM। नंबर 2, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे आपने क्या नाम दिया है बेटा, WDV मेथड का। ये दोनों मेथड आप पढ़ चुके हो ना 11th में। लेकिन अब जो तीसरा मेथड है, जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा, वो लिखिए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। नेक्स्ट, मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। नंबर 5, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड। प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड, DEPLETION, डिप्लीशन मेथड। ओके, एक्चुअली मेथड 6 होंगे। मैंने प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन मेथड को एक ही नाम दे दिया है। प्रोडक्शन यूनिट अलग मेथड है, डिप्लीशन अलग मेथड है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्लीशन जो है वो एकदम सेम है। ओके, चलिए, क्योंकि आप सब लोग ने ये दोनों मेथड पढ़े हैं बेटा, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? पता तो है, लेकिन आप बोलते नहीं हो। बोलिए बेटा, बोलिए। शाबाश, वेरी गुड आंसर। आपने कोई असेट कितने रुपए में खरीदी है, 10 लाख, और आपने डिसीजन लिया कि आप अपने एसेट को हर साल कितने परसेंट से डेप्रिशिएट करेंगे, 10% से। ठीक है बच्चा लोग, आपने पहले साल का डेप्रिशिएशन 10 लाख का 10% कितना रुपए लगाया होगा। अब एसेट का वैल्यू रिड्यूस होकर कितना पहुंच गया, 9 लाख। अब आपको सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएशन लगाना है। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप 10% वापस से किसका लगाएंगे, 10 लाख का, या आप 10% किसका लगाएंगे, 9 लाख। अगर आप अगले साल में 10% डेप्रिशिएशन उसी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख का लगाते हैं, यानी कि आप वापस से एसेट की वैल्यू 10 लाख का 10% ही रिड्यूस कर रहे हो, तो आपके एसेट की वैल्यू भले ही कितनी आ गई हो, 8 लाख। आपने कौन सा मेथड काम में लिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे दूसरा नाम भी दिया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बात समझ में आई बेटा। अच्छा, SLM क्यों बोला गया, क्योंकि आप अगले साल फिर कितने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप फिर कितना लगाओगे, कितना हो जाएगा, 6 लाख। यानी पहले साल में भी 1 लाख, दूसरे साल में भी 1 लाख, तीसरे में भी 1 लाख, चौथे में भी 1 लाख, पांचवे में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडरस्टूड बेटा। नंबर सेकंड मेथड बोलिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा उसे ध्यान सुनिएगा।
WDV का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WDV? रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है वो बताइए, बोलो बोलो वाइस। हाँ बेटा, इन्होंने बोला वैल्यू आफ्टर डेप्रीशिएशन। अब पता नहीं सही है कि गलत। आप बोलो बेटे, WDV का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर डेप्रीशिएशन। हाँ बेटा, पीछे सेम आंसर है, सेम है। आरुषा, मोहित, रुद्र। हाँ बेटा, आप लोग ठीक है, पता चल जाएगा अभी सेम आंसर है क्या आप लोगों का। 1 लाख रुपए की आपने एसेट खरीदी, आप उस एसेट के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिशिएशन लगाएंगे? आरुषा, ओके। ये कौन सा मेथड, ये कौन सा? WDV मेथड। चलिए, एसेट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। इधर भी कितनी है? 1 लाख। पहले साल का डेप्रिशिएशन बोलिए, SLM मेथड में बोलिए। 10,000। एसेट का वैल्यू कितना रह गया? दूसरे साल का बोलिए, वैल्यू बोलिए। तीसरे साल का बोलिए, वैल्यू बोलिए। पक्का? आ जाओ WDV मेथड में। पहले साल का वैल्यू कितनी हो गई? दूसरे साल का बोलिए। हाँ जी, मतलब कुछ चेंज कर दिया है आपने कहानी। ओके, आप 90,000 का लगा रहे हो 10%। ओके, कितना हुआ? तीसरे साल का बोलिए। असेट का वैल्यू रह गया 72,900, यानी आपको सही पता है यहाँ तक ऐसा होता है। लेकिन अभी तक मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि WDV क्या होता है। तो मैडम ने तो कहा था असेट की वैल्यू में से क्या लेस कर दो? डेप्रिशिएशन। जो वैल्यू बचेगी उसे क्या कहते हैं? WDV। फिलहाल आप लोगों ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया है। अब एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं दो बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स ए, बॉक्स बी। 1 साल बाद असेट की वैल्यू कितनी बची थी पहले वाले मेथड में? दूसरे साल बाद और तीसरे साल बाद। पक्का? दिस इज बॉक्स नंबर ए। नंबर बी, बॉक्स नंबर बी। पहले साल में एसेट की WD वैल्यू कितनी थी? 90,000। दूसरे साल बाद और फिर, बात समझ में आ रही है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से बॉक्स में, इन बॉक्स नंबर ए और बी, कौन से बॉक्स में आपको WDV दिखाई दे रही है? रिटन डाउन वैल्यू आपको कौन से बुक में दिखाई दे रही है? बी। रेज योर हैंड, बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 90% स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको WDV किस बॉक्स में दिखाई दे रही है? बी। अब जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, या तो उनका आंसर बी नहीं है, या उनको पता नहीं है क्या है। ए में है क्या WDV? क्या ए में WDV है क्या? तो फिर आपने सिर्फ बी में ही हाथ क्यों खड़ा किया? You should have raised your hands for both A and B. Now again I am asking, क्या A में है क्या WDV? अच्छा, ऑप्शन देता हूं 4। ओनली A बॉक्स, ओनली B बॉक्स, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। सपोज अकाउंटेंसी MCQ होता तो 4 ऑप्शन आते कि नहीं आते? A, B, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। फटाफट आंसर दो। व्हाट्स द आंसर? योर आंसर इज बोथ A and B। दोनों में है, मैडम का कहना है दोनों में WDV है। हाँ बेटा, फटाफट आंसर आंसर आंसर। बोथ? आर यू श्योर? पक्का? दिक्कत पता है क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में WDV का मतलब नहीं पता है। उन्होंने सही आंसर दिया था और बाकी सब लोगों ने उसके कॉपी कर लिया। अगर कॉपी नहीं किया होता, पता होता, तो आप लोग सही आंसर दिए होते। दोनों में ही क्या है? WDV। दोनों में ही क्या है? WDV का मतलब होता है डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट। बोलिए जरा, फिर से बोलो एक बार। WDV मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। बोलिए, दोबारा बोलो।
फिर से बोलो, दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। आप कम से कम 5 बार बोले तो आई बिलीव आपको ये बात आप भूलोगे नहीं कभी भी, कि WDV का मतलब होता है असेट की कॉस्ट में से क्या लेस कर दो, जो वैल्यू बचेगी उसे क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, WDV। आओ इधर, फटाफट जवाब देना। ये 1 लाख क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट। व्हाट इज दिस 10,000, व्हाट इज दिस 10,000, व्हाट इज दिस 10,000, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। और अभी अभी WDV का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। आपने 1 लाख की कॉस्ट में से 10,000 का क्या लेस कर दिया, 90,000 क्या निकल कर आई, WDV। ये 90,000 क्या निकल कर आई, WDV। आपने फिर उस 90,000 में से क्या लेस कर दिया, ये 80,000 क्या निकल कर आई, WDV। ये 90,000 में से 9,000 लेस किया, क्या निकल कर आई, WDV। अब आप कंफ्यूज हो कि सर इधर भी WDV है इधर भी WDV, तो दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा आराम से बोलिए, क्या हम स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं क्या। तो आप नोटिस कीजिएगा, आपके पहले वाले मेथड में हर साल जो 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो एवरी ईयर असेट की ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आवाज नहीं आई मुझे, पक्का। लेकिन दूसरे वाले केस में देखो, आपने पहले वाले केस में डेप्रिसिएशन किस पे लगाया, वो लगना भी चाहिए था, लेकिन अगले साल आपने डेप्रिसिएशन जो लगाया वो 10% किस पे लगाया, 90,000 पे। और 90,000 कॉस्ट थी या WDV थी, इसलिए इस मेथड का नाम क्या हुआ, WDV मेथड। क्या नाम हुआ, बात समझ में आ गई, पक्की बात समझ में आ गई। कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसको आपको समझना है। बेटा कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ असेट इज 1 लाख। आप हर साल डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाते हैं, कौन से मेथड से लगाते हैं, SLM। मुझे आपको WDV बतानी है कितने साल बाद की, 3 साल बाद की WDV बतानी है। गिव मी योर आंसर, क्या आंसर है, 70,000, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, आप बोलोगे सर असेट की वैल्यू कितने की है, 1 लाख, इसका 10% डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना हुआ, 10,000। आपने कितने साल बाद की WDV मांगी है, तो आप इस 10,000 के डेप्रिसिएशन को कितनी बार लगा दीजिए, 3 बार, 3 बार लगा दें। WDV का फॉर्मूला जो आपने 5 बार बोला था उसे दोबारा बोलिए, कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि कितने की है, 1 लाख, माइनस कितने रुपए का डेप्रिसिएशन, 30,000 का आपने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। असेट का WDV कितना आया, 70,000। आ गई क्या बात समझ। अगर मैं आपसे WDV 4 साल बाद की पूछता तो, 5 साल बाद की बोलता तो, बात समझ में आ गई। लेकिन अब की बार अगर मैं मेथड को क्या कर दूं बेटा, 10% की WDV मेथड पे लेकर आ जाऊं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मुझे ऐसा बोलोगे ना, सर एसेट की वैल्यू कितनी थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू कितना, फिर दूसरे साल का कितना बचा, 81, फिर 8,100, एसेट की वैल्यू बची 72,000। तो आपका WDV निकल कर आएगा। WDV होता है एसेट की कॉस्ट में से क्या लेस कर दो, जो वैल्यू बचेगी उसे क्या कहते हैं, WDV। चाहे कोई सा भी मेथड काम में क्यों ना लो। आपने इधर 70,000 को भी क्या नाम दिया था, आप इस 72,900 को भी क्या नाम दे रहे हैं, बस दोनों मेथड अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। एवरीबडी अंडरस्टूड। WDV इज इक्वल्स टू, बोलिए, WDV इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। दोबारा बोलिए, WDV इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। अब इस बोलो, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्पोकन, 10 टाइम्स। याद रखिएगा, ये WDV क्या है, ये पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, क्योंकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, डेप्रीशिएशन। आप जितनी दफा असेट के ऊपर क्या लगाओगे, उतनी बार असेट का WDV निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वॉट एवर द मेथड वी हैव ऑप्टेड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। असेट खरीदने की एंट्री बोलिए फटाफट,
असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट को बेचने की एंट्री बोलिए, असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। बात समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। असेट की वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, पहला इलस्ट्रेशन एसएलएम से बोला गया है, सेम वैल्यू ऑफ असेट सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और सेकेंड इलस्ट्रेशन में डब्ल्यूडीवी मेथड बोला गया है। विल यू सॉल्व दीज इलस्ट्रेशंस? कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी मैं ही कराऊंगा। कौन कौन सा इलस्ट्रेशन है? फर्स्ट एंड सेकेंड सेम देखो, ये देखो। हाँ बेटा, डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डिमिनिशिंग वैल्यू, बिल्कुल सही बोले आप। ये देखिए 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 डिप्रेशन हमारा 5th नंबर चैप्टर है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो, देखें क्या लिखा हुआ है। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन जुलाई 1st 2018 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹14 लाख एंड स्पेंट ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बेटा एक बात बताएंगे, क्या ये 1 लाख रुपए का खर्चा किए बगैर आपकी 14 लाख रुपए की मशीन किसी भी काम की रह पाती क्या? तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी 14 लाख है कि 15 लाख है? Any expense incurred to bring the inventory or the asset in its useful condition is the part of cost of the asset। बात समझ में आ रही है? तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 15 लाख। फॉर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट बाय विच मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट को एसएलएम बोलते हैं ना। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन विच डेट? 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपको मशीन अकाउंट बनाना है 2018 और 2019 का। सेम क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गया। जैन ब्रदर्स ने एसेट कितने में एक्वायर की है, खर्चा कितने का हुआ है, बट अब की बार डिप्रिसिएशन 10% पर एनम कौन से मेथड से लग रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ही डब्ल्यूडीवी मेथड का नाम देते हैं। जैसे एसएलएम को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं ना, वैसे ही डब्ल्यूडीवी को क्या नाम देते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। करके लाओगे बेटा क्वेश्चन? कल आपको पढ़ाऊंगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ओके, चलो।